रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए लाइट रे, ये रिफ्लेक्शन से डिफरेंट होता है। रिफ्लेक्शन होता है उसी मीडियम में वापस आ जाए लाइट रे, लेकिन इसके अंदर जो है लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, और उसके कारण जो है लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी रोड होता है, एक बिल्कुल प्लेन रोड, और प्लेन रोड के जस्ट सामने अगर बेकार रोड आ जाता है तो हमें थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन भी बदलनी पड़ती है। देखते हैं कि भाई साइड से उसी स्पीड से निकलने का रास्ता किधर है, अदरवाइज स्पीड चेंज करनी पड़ती है, और स्पीड चेंज होती है तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन में डाइवर्सन हो जाता है। तो इसलिए ये रिफ्रैक्शन है। मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट की रे अपने सीधे रास्ते से, एक मीडियम में सीधे रास्ते में चलेगी, लेकिन दूसरे मीडियम में भी सीधे में चलेगी, पर वो डायरेक्शन नहीं रहेगी पहले वाली, थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो ये कारण होता है रिफ्रैक्शन का। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट की रे जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ क्या चेंज होती है, उसकी स्पीड और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम रहती है। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं। एन इंटरफेस, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, उसके सीधे रास्ते से, इट्स स्ट्रेट पाथ, उसके सीधे रास्ते से डेविएट हो जाती है। उसको कहते हैं हम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को कहेंगे रिफ्रैक्शन कहेंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, नोन एज रिफ्रैक्शन। जैसे ये ऊपर एयर है, एयर, और नीचे है वाटर या एयर टू ग्लास, तो लाइट की रे आ रही है ऐसे, तो ये जब इस एयर से वाटर में एंटर होगी तो ये इस रास्ते पे नहीं जाएगी बिल्कुल सीधी, ये जो है या तो इधर मुड़ जाएगी या फिर इधर जाने की बजाय ये थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी। इस मीडियम में सीधी चलेगी, इस मीडियम में सीधी चलेगी, लेकिन जो पहली वाली डायरेक्शन है उससे थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। काज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल का साइज। इसका काज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये हमारी बुक है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है म्यू से। ठीक है, किसी बुक में ईटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 10th में ईटा से था, 12th के अंदर जो है वो है म्यू, म्यू से है म्यू। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C/V। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जहाँ पे कोई गैस ही नहीं है, या लगभग एयर, सिंपल एयर। और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम के अंदर स्पीड। मतलब ईटा जो हमारे पास है वो हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू C/V। ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू का, इस बुक में है म्यू इज इक्वल टू C/V। अब जो ये म्यू है इसका दूसरा फार्मूला अगर हम देखें तो स्पीड के फार्मूले में जाएंगे। स्पीड, कोई भी स्पीड जो होती है वो ऐसे दी जाती है, न्यू लैम्बडा। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ। तो इसका मतलब C की जगह हम तो कर देते हैं न्यू लैम्बडा नोट, यानी कि वेवलेंथ इन द वैक्यूम, और मीडियम में कर लेते हैं लैम्बडा।
फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहती है। तो इसका मतलब न्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से न्यू लैम्डा नोट अपॉन न्यू लैम्डा। तो न्यू से न्यू कैंसिल लैम्डा से, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा नोट बाई लैम्डा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फार्मूला हो गया। मेन होता है सी बाई वी और वेवलेंथ की टर्म में हो जाता है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा नोट। वैक्यूम के लिए अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, मीडियम वाला चेंज होता रहता है, मतलब अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तो अगर मीडियम के लिए माने तो सीधी सी बात है न्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है यहाँ, क्योंकि ये वैक्यूम के लिए है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है लाइट की तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्शन का कारण होता है। अब रिफ्रैक्शन के बेस पे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है मीडियम दो तरह का होता है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो टाइप का, मीडियम को दो टाइप का कहेंगे हम, क्योंकि इंटरफेस दो मीडियम का ही होता है एक के बाद एक। तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा, एक का ज़्यादा मिलेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको कहते हैं रेयरर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है दूसरे की बजाय, और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो दो माध्यम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है दूसरे का कम है। तो जिसका कम है उसको बोलेंगे रेयरर, जिसका ज़्यादा है उसको बोलेंगे डेंसर। तो इस प्रकार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज आती है तो या तो रेयरर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयरर में जाएगी। अगर मीडियम समझ में आ गए तो उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट हमने याद रखना है कि जब रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए तो रे किधर मुड़ेगी, तो फिर हमें पता चल जाएगा उसके डाइवर्जन का। तो अगर मान लिया ऊपर रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होगी, ये बन गया नॉर्मल, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई ये नॉर्मल बन गया। तो रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो वो सीधी जाने की बजाय डेंसर मीडियम की तरफ, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी भाई। अगर इसको थोड़ा सा हम ये लगभग एक जैसे एंगल दिखाई दे, थोड़ा बड़ा करके समझाएं, तो जब लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करे तो उस समय देखो तो ये जो है इधर सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल का मतलब होता है अगर प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल होता है जहाँ पे लाइट टकराए वहाँ पे 90 डिग्री, और अगर भाई कर्व सरफेस है तो उस कर्व सरफेस के सेंटर से मिला दो। लेकिन फार्मूला यही रहेगा रेयरर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल, किधर मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ। और अगर लाइट की रे जाए डेंसर टू रेयरर, यानी कि इसका उल्टा कर दे हम, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम एयर, और यहाँ पे कर लेते हैं वाटर, और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वाटर, नहीं डेंसर टू रेयर करना है तो ग्लास और वाटर या एयर। तो अब रेज आ रही है डेंसर से रेयरर, ये डेंसर मीडियम हो गया, वाटर रेयरर मीडियम हो गया एज रेस्पेक्ट टू द ग्लास। तो रे ऐसे गई और इस पॉइंट पे ये होगा नॉर्मल यहाँ पे, तो ये रे सीधी जाने की बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, मतलब इधर डाइवर्ट हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ से
नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई, और ये हो गया आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें ये आई ये आर। तो डेंसर रेयर टू डेंसर में आई ग्रेटर देन आर होता है, डेंसर टू रेयर में आई लेस देन आर होता है। बस ये बात अगर ध्यान में है तो सारे आर्टिकल समझ में आ जाएंगे इस यूनिट के। एक तो सरफेस का नॉर्मल पता लगाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और एक ये नियम पता होना चाहिए कि रेयरर से डेंसर जाए तो किधर मुड़ेगी, डेंसर टू रेयरर जाए तो किधर मुड़ेगी, रेयरर टू डेंसर जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये पता होने के बाद जो है हम रे का देख सकते हैं किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में। बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, उसमें अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं दो मीडियम लेके कोई भी, उनमें पता चल जाएगा दोनों में कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब है भाई स्नेल्स का लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने एक नियम दिया था, उसके अकॉर्डिंग व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल, रे और वेव दोनों आएंगे आगे, वेव ऑप्टिक्स में भी इसको प्रूव करके दिखाएंगे हम। लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, then ratio of साइन आई, आई का मतलब हमें पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू साइन आर इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा उसका रेशो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। मतलब लाइट की रे अगर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जाती है तो हम जो है साइन आई और आर का रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसे ये आर हो गया साइन आई बाई साइन आर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 था, इसका μ2 था, तो दूसरा बटे पहला। हमने ये ध्यान रखना है सेकंड बाई फर्स्ट। अब चाहे फर्स्ट का μ1 हो चाहे फर्स्ट का μ2 हो, हमने ये ध्यान देना है कि जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, यानी कि इमर्जिंग टू इमर्जेंट, जिस मीडियम से आई है इमर्जिंग, जिस मीडियम में जा रही है इमर्जेंट, जिसमें गई मतलब जिससे जिसमें जा रही है जाने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे जिसमें से गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि सेकंड बाई फर्स्ट। अब सेकंड का हमने चाहे μ1 ले रखा हो, चाहे फर्स्ट का μ1 ले रखा हो, चाहे फर्स्ट का μ2 ले रखा हो, चाहे सेकंड का μ2 ले रखा हो, लेकिन ध्यान रखना है सेकंड बाई फर्स्ट, यानी कि स्नेल्स लॉ ये भी हो सकता है साइन आई बाई साइन आर। ये अगर μ1 वाले से μ2 वाले से μ1 में जा रही है, ऐसे आई और ये आर हो गया, मान लीजिए ये है μ2 और ये है μ1 वाला मीडियम, तो इसके लिए हो जाएगा μ1 बाई μ2। ये मत सोचो कि हमेशा μ2 बाई μ1 ही रहेगा। मेन रूल है दूसरा मीडियम बटे पहला, तो दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा उसको पहले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग देंगे साइन आई बाई साइन आर करके, यानी कि रिवर्स होता है उसका साइन का,
साइन जो है वो रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर आई है, साइन आई जो है वो ऊपर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर में नीचे होगा। मतलब ये आई था, यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट मीडियम में है, लेकिन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। साइन आर जो है वो सेकंड मीडियम में था आर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऊपर है। मतलब रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई, और उसका रेशियो फिर हो जाता है μ2/μ1। अब ये हमने μ1 से μ2 में करके स्नेल्स लॉ का मेन फॉर्म बता दी। स्पीड की टर्म में अगर ये फॉर्म निकालनी है या वेवलेंथ की टर्म में ये फॉर्म निकालनी है तो वही ऐसे निकाल सकते हैं। स्पीड की टर्म में साइन आई बाई साइन आर, और ये थी रे चल रही थी μ1 से μ2, तो इसका मतलब ये आया था हमारे पास μ2/μ1। तो μ2 को लिख सकते हैं हम न्यू लैम्डा 2, न्यू लैम्डा नहीं c/v, पहले c/v की टर्म में लिखेंगे हम, तो μ2 को लिख सकते हैं c/v2। मतलब पहले मीडियम में इसकी स्पीड v1 है, दूसरे में v2 है, तो μ2 को लिख सकते हैं c/v2। ये मेन फार्मूला लगा दिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपॉन में c/v1। तो इसका मतलब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास v1/v2। ये स्नेल्स लॉ की दूसरी फॉर्म है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है। और अगर इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी यानी कि वेलोसिटी को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा। तो μ1 को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 1, μ2 लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 2, न्यू से न्यू कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1/λ2। ये स्नेल्स लॉ की तीसरी फॉर्म हो जाएगी, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। मेन फॉर्म होती है μ2/μ1, और ये v1/v2, ये लैम्डा 1/λ2। वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो इसलिए म्यू फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो म्यू लैम्डा 1 म्यू लैम्डा 2। तो इस प्रकार ये आ गई हमारे पास स्नेल्स लॉ की दूसरी फॉर्म। 3 फॉर्म होगी। अब है भाई यहाँ पे स्लैब में दिखाना हमने, स्लैब एक आयर, वो स्लैब है किसकी, ग्लास स्लैब है। चलो हमने किया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, जब μ1 वाले से μ2 में गई तो μ2/μ1। इस μ2/μ1 को हम ऐसे लिख सकते हैं μ12, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा, μ12 लिखा जा सकता है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो स्नेल्स लॉ की ये चौथी फॉर्म हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं हमें ऐसे भी दिखाई देगा कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ12। ये कौन से केस में है, जब लाइट रे गई है μ1 से μ2 वाले में। जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कई बार कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं कि भाई एयर से गिलास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि AG, μAG इज इक्वल टू 3/2। एंड μAW इज इक्वल टू 3/4, 4/3, μAW 4/3। तो हमने निकालना है μGW या μWG। μGW बताओ, यानी कि एयर से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। हमने निकालना है गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल होगा। कंपटीशन के एग्ज़ाम में सिंपल कंपटीशन वाले मिलेगा, तो उसमें हमने ये फॉर्म पता होनी चाहिए कि μAG का मतलब क्या है। अब μAG का मतलब है μG/μA। इसका मतलब ये तो है μG/μA।
और म्यू ए डब्ल्यू का मतलब है म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। अब इन दोनों को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, अब हमने वाटर का ऊपर रखना है और एयर गिलास का नीचे रखना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर करना है, गिलास का नीचे रखना है, तो इसको ऊपर ले लेंगे, यानी कि म्यू ए डब्ल्यू को, इसका आंसर होगा हमारे पास म्यू ए डब्ल्यू बाई म्यू ए जी। जैसे ये इसमें डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, और गिलास वाला ये इसके नीचे आए तो एयर पलट के ऊपर चला जाएगा, एयर शेयर कट जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, यानी कि म्यू जी डब्ल्यू, ये निकालना था वो। तो इसका मतलब म्यू जी डब्ल्यू जो है वो आ गया, हमने भाग दिया है पहले, ऊपर कौन सा लिया हमने, ए म्यू ए डब्ल्यू, तो म्यू ए डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3, और नीचे लिया हमने म्यू ए जी, इसकी वैल्यू है 3/2, तो इसका मतलब म्यू जी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 8/9। ये एक सिंपल क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब करवाते हैं ग्लास स्लैब वाला, कि जो ग्लास स्लैब है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है वो किस प्रकार होता है, और उसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है लैटरल शिफ्ट का। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं लैटरल शिफ्ट की, कोई रे कितनी शिफ्ट हुई है अपने ओरिजिनल रास्ते से। तो ये कोई ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट होती है, क्योंकि ग्लास स्लैब जो है वो कांच की है, तो ये डेंसर मीडियम है, और फिर ये रेयरर मीडियम में रह जाएगी। तो डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम, इसके एग्जाम्पल में भी आ जाता है और वैसे भी। तो इसमें जब ये रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो डेंसर रेयरर टू डेंसर, तो सीधी नहीं जाएगी वो। अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे जानी थी, लेकिन रेयरर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल, ये थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी। अब फिर इस पॉइंट के ऊपर आते हैं हम, ये इस नॉर्मल से, अब ये लाइट रे इससे बाहर निकलेगी ग्लास से, तो डेंसर टू रेयरर। अब इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में सीधी नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया। तो हमने प्रूव करके बताना है कि भाई जब ये रे आई है, ये जो रे थी फाइनल रे, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल डायरेक्शन में है। हमने ये प्रूव करना है कि भाई जो ये रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, ये एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इस एंगल को हम I2 मान लेते हैं या E मान लेते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि जिससे वो बाहर निकली है, ये इंसिडेंट हुई थी। इसको मान लेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन का एंगल, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, नॉर्मल तो पैरेलल है दोनों। तो ये हो गया R, तो ये हो गया R, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण होंगे, दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबर होते हैं। तो वही है, ये नॉर्मल यहाँ का, ये नॉर्मल यहाँ का। तो अगर ये R है तो ये भी R है। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएंगे P पॉइंट पे, ये है क्यू पॉइंट। जब हम P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फार्मूला होगा sin I बाई sin R। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 ले लिया, इसका ले लिया μ2। पहले μ1 से μ2 में गई, फिर μ2 से फिर μ1 में आ गई। तो यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो sin I बाई sin R दूसरा बटे पहला, इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1।
ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इस क्यू के ऊपर लगाएंगे एट क्यू, ये था एट पी, स्नेल्स लॉ एट पी। अब ये है स्नेल्स लॉ एट क्यू, क्यू पॉइंट पे लगाएंगे तो ये इस पॉइंट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर उल्टा कर देंगे तो उल्टा बन जाएगा, लेकिन हम इसको एक बार उल्टा ही लेते हैं तो इसके लिए हो जाएगा साइन आर बाई साइन ई, और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू 1 बाई म्यू 2, साइन आर बाई साइन ई म्यू 1 बाई म्यू 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लाइट रेस म्यू 2 से म्यू 1 में जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ई, तो साइन आर बाई साइन ई, दूसरा बटे पहला यानी कि म्यू 1 बटे म्यू 2। तो इसको हम 1 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो इधर तो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन ई, और यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर तो था हमारे पास म्यू 2 बाई म्यू 1 के बराबर, और ये था हमारे पास म्यू 1 बाई म्यू 2 के बराबर, तो ये कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो इसका मतलब साइन आर बाई साइन ई साइन आई बाई साइन ई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, और इसका मतलब आई इज इक्वल टू ई। मतलब जिस एंगल पे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से ये इमर्ज हुई है, इमरजेंट हुई है, मतलब बाहर निकली है। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है यानी कि ए पी इज इक्वल टू क्यू बी, ए पी पैरेलल टू क्यू बी। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है, इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये रे ऐसे जानी थी, इस डायरेक्शन में जानी थी ये रे, लेकिन स्लैब होने से ये यहाँ से चली गई। इसका मतलब इसके इन दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इतनी डिस्टेंस का गैप हो गया, इसको m ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्यू एम है वो हो जाएगी लैटरल शिफ्ट, ये हो जाएगी लैटरल शिफ्ट हो जाएगी, ये लैटरल शिफ्ट होगी है क्यू एम। मतलब इसका रास्ता ये होना था, लेकिन स्लैब आने के कारण इसका रास्ता ये हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो यहाँ दिखाई देगा, या यहाँ वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई देगा, यानी कि उसकी पोजीशन बदल जाती है, पॉइंट चेंज हो जाता है उसका, इसको लैटरल शिफ्ट कहते हैं। बाकी जैसे कि पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 10वीं में कर चुके हैं इस टाइप के एग्जाम्पल। तो ये लैटरल शिफ्ट का कंसेप्ट था, ये हमने करवा दिया है। अब हम निकालना चाहते हैं क्यू एम, यानी कि जो लैटरल शिफ्ट है वो कितनी हुई है, यानी कि डेल टी या डेल एक्स जो है वो कितना है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि भाई क्यू एम जो है ना वो इस ट्रायंगल के अंदर है, और इस ट्रायंगल के लिए जो है ना हम पहले क्यू एम से स्टार्ट करते हैं ताकि डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पी क्यू एम, पी क्यू पी एम करो, इन ट्रायंगल क्यू पी एम, क्यू से पी फिर एम, ये क्यू पॉइंट है, ये पी है, ये एम है, तो इसका मतलब एंगल ये, और ये एंगल हो जाएगा भाई हमारे पास आई माइनस आर, आई माइनस ए आर। क्यों? क्योंकि देखो ये आई है, अगर ये सीधी जाती तो ये सारा एंगल भी आई होता नॉर्मल के साथ, वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये था नॉर्मल, ये रे आई, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होना था वर्टिकली अपोजिट, लेकिन ये थोड़ी सी डाइवर्ट होगी इधर, तो इसलिए ये बन गया आर, तो ये कितना बन गया आई माइनस ए आर, तो ये आई माइनस आर हो गया। तो अब यहाँ से इस ट्रायंगल में क्यू पी एम के अंदर हम निकालते हैं क्यू एम अपॉन
पी क्यू एम अपॉन पी क्यू। ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी क्यू। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन आई माइनस आर। तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू आ गई हमारे पास पी क्यू इंटू साइन आई माइनस आर। लेकिन पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी क्यू की वैल्यू हमारा आराम से निकाल सकते हैं। अब इस ट्रेंगल में आ जाओ, हम आ जाएंगे ट्रेंगल एन पी क्यू में। फ्रॉम ट्रेंगल इस इक्वेशन को बनवा लेते हैं। फ्रॉम ट्रेंगल एन पी क्यू, एन से जाओ पी पे, फिर जाओ क्यू पे, एन पी क्यू। फ्रॉम ट्रेंगल एन पी क्यू, जब एन पी क्यू ट्रेंगल में जाएंगे तो हमारे पास हमने वैल्यू निकालनी है पी क्यू की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास हम निकालते हैं पी एन अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी क्यू। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये ऐसे है, ये एंगल आर था, ये नॉर्मल है, ये एंगल ये पी क्यू है। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस, और कौन से एंगल का? आर का। तो पी एन इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कोस आर। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, हमने क्या निकाला था? पी एन निकाला था। इसका मतलब पी एन आ जाएगा हमारे पास पी क्यू कोस आर। तो हमने पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई कोस आर, पी एन अपॉन कोस आर। लेकिन जो पी एन है वो इस गिलास स्लैब की थिकनेस है, इसकी मोटाई है, थिकनेस टी, एज पी एन इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी टी बाई कोस आर। और इस पी क्यू की वैल्यू का हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एम। क्यू एम की वैल्यू आ जाएगी भाई टी बाई कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक, तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू आ गई टी बाई कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये बिल्कुल सिंपल था। हमने पहले पी क्या क्यू एम निकालना, तो पी क्यू एम के लिए ये ट्रायंगल ले लेंगे क्यू पी एम, इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो साइन का इक्वेशन आएगा। अब हमने पी क्यू को एलिमिनेट करना है, तो पी क्यू को ले लेंगे इस एन पी क्यू वाली इक्वेशन।